फरवरी 2026 की एक ठंडी और शांत रात मिडिल ईस्ट के शहरों में जिंदगी अपने सामान्य ढर्रे पर चल रही थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। सड़कों पर हल्की आवाजाही थी और आसमान बिल्कुल साफ था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरते हुए तेज सायरन बजने लगे। कुछ ही सेकंड में आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंज उठी। इजराइल ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। उसने दावा किया कि ईरान तेजी से न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। इसी सोच के साथ इजराइल ने प्रिवेंटिव स्ट्राइक शुरू की। उसके फाइटर जेट्स ने रात के अंधेरे में ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों का लक्ष्य थे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैन्य ठिकाने। कुछ ही घंटों में ईरान के कई शहरों से धुएं के गुबार उठने लगे। धमाकों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, कई जगहों पर आग लग गई और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। ईरान के लिए यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक खुली चुनौती थी। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर दी। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। देश भर में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। कुछ दिनों तक खामोशी रही, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। फिर एक रात इजराइल के आसमान में भी सायरन गूंज उठे। ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया था। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही मिसाइलें इजराइल के एयर स्पेस में दाखिल हुई, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं और आसमान में ही कई दुश्मन मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन कुछ मिसाइलें बच निकलीं। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके हुए। इमारतों के शीशे टूट गए, कई जगहों पर आग लग गई और लोग डर के मारे बंकरों की ओर भागने लगे। रात का सन्नाटा अब चीखों और धमाकों से भर चुका था। इस हमले के बाद इजराइल ने अपनी सैन्य कार्रवाई और तेज कर दी। उसने लगातार कई दिनों तक ईरान के अंदर गहरे तक हमले किए। एयरबेस, हथियार डिपो और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। नई तकनीक वाले ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलें और ज्यादा सटीक निशाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जाने लगे। इसी दौरान संघर्ष ने एक और खतरनाक मोड़ लिया। इजराइल ने ईरान के सहयोगी संगठनों पर हमला शुरू कर दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हुई। सीरिया में भी कई जगहों पर हमले हुए। अब यह लड़ाई एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदलती जा रही थी। ईरान ने भी अपनी रणनीति बदली। उसने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया जिन्हें रोकना मुश्किल था। कुछ हमलों में क्लस्टर बम जैसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए गए। इन हमलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए नई चुनौती पैदा कर दी। एक रात इजराइल के एक बेहद संवेदनशील इलाके के पास मिसाइल गिरने की खबर आई। यह इलाका देश के परमाणु ढांचे से जुड़ा माना जाता है। इस घटना ने पूरे देश में दहशत फैला दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमलों की संख्या और तीव्रता बढ़ती गई। हर दिन नए हमले, हर रात नए धमाके। किसी को नहीं पता था कि अगला निशाना कौन होगा। अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष में खुलकर इजराइल का समर्थन किया। उसने अपने युद्धपोत, फाइटर जेट्स और सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात करना शुरू कर दिया। इससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। दुनिया के बाकी देश भी चिंतित थे। संयुक्त राष्ट्र में कई बैठकें हुईं, शांति की अपील की गई, लेकिन जमीन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ रहा था। ईरान के कई शहरों में लगातार बमबारी हो रही थी। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। अस्पतालों में घायलों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। दवाइयों और जरूरी सामान की कमी होने लगी थी। इजराइल में भी हालात अलग नहीं थे। हर कुछ घंटों में सायरन बजते। लोग अपने काम छोड़कर बंकरों में छिप जाते। बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी, ऑफिस बंद हो गए थे और जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। धीरे धीरे इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा। होर्मुज
जलमरु मध्य खतरे में आ गया, जो तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने लगी, तेल की कीमतें बढ़ने लगीं और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता फैल गई। समय के साथ यह डर और बढ़ता गया कि यह संघर्ष कहीं एक बड़े विश्व युद्ध का रूप न ले ले। अगर और देश इसमें शामिल हो गए तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। एक दिन अचानक कुछ समय के लिए हमले रुक गए, सायरन बंद हो गए, आसमान शांत हो गया। लोगों को लगा कि शायद अब सब खत्म हो रहा है, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं रही। कुछ ही घंटों बाद फिर से आसमान में मिसाइलें दिखने लगीं। फिर वही सायरन, वही धमाके, वही डर। इस बार हमले और भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। दोनों तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। हर हमले का जवाब और बड़े हमले से दिया जा रहा था। कई शहरों में भारी तबाही हुई, इमारतें ढह गईं, सड़कों पर मलबा फैल गया और बचाव दल लगातार काम में जुटे रहे। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। किसी को नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। इस संघर्ष में सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दबाव भी बढ़ता जा रहा था। हर दिन की अनिश्चितता लोगों को अंदर से तोड़ रही थी। परिवार बिछड़ रहे थे, बच्चे डर के साए में जी रहे थे और हर कोई बस एक ही चीज चाहता था, शांति। लेकिन शांति अब भी दूर थी। दोनों देशों के बीच यह टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से पीछे हटना आसान नहीं था। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था, लेकिन हर फैसला और ज्यादा खतरा भी लेकर आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा। कई देशों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन भरोसे की कमी के कारण कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। एक रात जब फिर से सायरन बजने लगे, एक छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ बंकर में बैठा था। उसने अपने पिता से पूछा, यह सब कब खत्म होगा? उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें इंसानियत हर दिन हार रही थी। हर धमाके के साथ उम्मीद थोड़ी और टूट जाती थी। हर हमले के साथ डर थोड़ा और बढ़ जाता था और इसी डर, गुस्से और लगातार चलते हमलों के बीच यह संघर्ष आगे बढ़ता जा रहा है, बिना किसी स्पष्ट अंत के। कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है। लोगों से उन परिवार के लिए दुआ प्रार्थना करने की अपील करें जो यह वक्त मुश्किल में है।